मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष पुनः आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसको विवाह के पूर्व आपको अपने बच्चों के कुंडली में इस योग को देख लेना चाहिए। यदि आपने इस योग पे ध्यान नहीं दिया या आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास यदि जाते हैं तो उनसे भी कहिए कि पंडित जी, क्या मेरे बच्चे की कुंडली में योग है? यदि ऐसा है तो आप देख करके बताइए। यदि ये कुंडली में योग हो तो जीवन को तबाह कर देता है और वैवाहिक जीवन टूट जाता है, क्योंकि दाम्पत्य का संपूर्ण सुख जातक भोग नहीं पाता है। तो कौन सा योग है वो? क्या नाम है इस योग का? तो मैं बता दूं कि इस योग का नाम है नपुंसक योग। यानी जब कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों का संबंध हो जाता है या कुछ ग्रहों में कुछ कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे ये जो योग है वो जीवन में घटता है और संपूर्ण दाम्पत्य जीवन की ऐसी की तैसी करके रख देता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है दाम्पत्य जीवन। संतान पैदा करने की क्षमता जो है वो जातक के अंदर नहीं रह जाती है। यदि पुरुष के कुंडली में है तो उसके अंदर नपुंसकता देखी जा सकती है, और यदि किसी स्त्री के कुंडली में यदि बना हुआ है तब भी उस कुंडली को देख के आप पता कर सकते हैं कि उसके जीवन साथी जो है वो कैसा होगा, नपुंसक होगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं योगों के बारे में और आपको बताते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से 3 नक्षत्र हैं जिस नक्षत्रों में जन्म लेने के बाद जातक के अंदर नपुंसकता ज्यादा आ जाती है। ग्रहों का योग भी बना हो और जन्म भी उसी नक्षत्र में हो तब भी यह योग हो जाता है। तो अक्सर जब कोई जन्म का अपना समय यदि पूछने आता है बच्चे के लिए अपने, तो उन नक्षत्रों को खास तौर पे मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं देख लेता हूं कि ये तीनों में से कोई भी एक नक्षत्र है तो मैं उस नक्षत्र में मना करता हूं। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं कि आखिर में कौन से नक्षत्र और कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से भाव में बनने वाले कौन कौन से योग हैं जो जातक के जीवन को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रहों की श्रेणी में नपुंसक ग्रहों में हम 3 ग्रहों को हमने रखा है। कौन कौन? क्षमा कीजिए, 2 ग्रहों को रखा है, एक शनि और एक बुध है। ये कैसे हैं? नपुंसक है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो मैं आपको बता दूं, शनि जो ग्रह है वो वृद्ध है, वृद्धावस्था के कारक माने गए हैं, इस वजह से नपुंसक है, और बुध बालक ग्रह है, इस वजह से नपुंसक है। वहीं बात कर लूं नपुंसक नक्षत्र के बारे में तो मूल, शतभिषा और मृगशिरा, मूल, शतभिषा और मृगशिरा लिख लीजिए, ये तीनों नपुंसक नक्षत्र हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने से जातक के अंदर इन चीजों की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब आइए एक और बात बता दूं मैं आपको कि शुक्र जो है वो शुक्राणु का कारक होता है। व्यक्ति के अंदर जो शुक्र है वो शुक्राणु का कारक होता है, और शुक्र ही संपूर्ण दाम्पत्य जीवन को चलाने का कारक माना जाता है। दाम्पत्य जीवन यदि शुक्र खराब है कुंडली में तो दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी ही आएगी, और ज्यादा खराब है तो जातक के अंदर उसके शुक्राणु की जो क्षमता है वो घट जाएगी, उसका जो काउंटिंग होता है स्पर्म का वो कम हो जाएगा, और जिसके वजह से उसके अंदर नपुंसकता आ जाती है। शुक्र पे यदि किसी भी प्रकार से पापक ग्रह की दृष्टियां भी पड़ जाए, शनि की, राहु की, तो भी ये अच्छा नहीं है। शुक्र हालांकि शनि के नैसर्गिक मित्र हैं, लेकिन फिर भी शनिदेव की दृष्टि में दोष होता है, और शनिदेव की दृष्टि यदि शुक्र पर पड़ गई तो बड़े से बड़ा राजयोग भी वो भंग कर देते हैं, और जातक के पास सब कुछ रहते हुए उसका सुख नहीं ले पाता है। सब कुछ रहेगा लेकिन सुख नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि शुक्र ही सुखों के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं। हर प्रकार के जो भोग विलास का जीवन है वो शुक्र से ही संचालित होता है, तो शुक्र का महत्व है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आइए योगों पे चर्चा करते हैं एक एक करके, और मैं एक उदाहरण कुंडली भी दे रखा हूं आपके पास, एग्जाम्पल कुंडली, उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उस कुंडली में क्या योग है। जब बताऊंगा समझ में आपको आ जाएगा। आइए सबसे पहले कि लग्न, चंद्रमा और शुक्र, आपका जो ये प्रथम घर होता है ये लग्न होता है। तो ये जो लग्न होता है ये, तो लग्न, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों यदि विषम राशि में, विषम राशि कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो चंद्रमा भी विषम राशि में बैठे हैं तो आपका राशि हो गया क्या? तो राशि हो गया जहां चंद्रमा बैठे हैं। साथ ही साथ आपका लगन भी यदि विषम है और शुक्र भी विषम लगन में जाके यदि विषम राशि में यदि जाके बैठे हैं तो क्या होगा?
तो जातक के अंदर नपुंसकता की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। वहीं पे यदि बुध शनि शुक्र एक साथ बैठे हों, बुध शनि और शुक्र वो एक ही साथ बैठे हों, तब भी जातक के अंदर नपुंसकता आ जाती है। यदि आपके कुंडली में मान लीजिए कि यहां बुध शनि और शुक्र ये बैठे हुए हैं, तब भी जातक के अंदर नपुंसकता की जो समस्या देखने को मिलती है। साथ ही यदि यहां भी बैठे हों तब भी, यहां बैठे हों तब भी, यहां बैठे हों तब भी, यहां बैठे हों तब भी जातक के अंदर इन चीजों को देखने को मिलता है, और ऐसा जातक जो है वो नपुंसकता के शिकार हो जाता है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि यदि शुक्र और शनि पे और बुध एक साथ बैठे हैं और कहीं से इन पर यदि राहु या केतु की दृष्टि पड़ गई, तब इन चीजों की संभावना और ज्यादा हो जाती है। कैसे समझाता हूं मैं आपको। समझ लीजिए कि इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में जन्म हुआ है और ये तीनों ग्रह एक ही साथ बैठे हैं और इस पर भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो ये योग और भी खराब हो जाता है, यानी जातक जीवन में संतान का सुख नहीं भोग पाता है। वहीं आइए मैं आपको बता दूं कि शनि और शुक्र का छठे और आठवें का योग हो, शनि और शुक्र का छठे और आठवें का योग है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि देव यहां बैठे हैं, ठीक। अब यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहां पर यदि आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं तो ये षडाष्टक योग बन गया। यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और यहां जोड़ेंगे तो 8, इसको बोलते हैं खडाष्टक योग। तो खडाष्टक योग में क्या होता है, तभी जातक के अंदर इन चीजों की कमी देखने को आती है और जातक जो है वो संतानहीनता का शिकार हो जाता है या नपुंसकता का शिकार हो जाता है, उसके अंदर क्षमता कम हो जाती है। वहीं यदि बुध शनि लग्न या सातवें भाव में बैठे हो, तब मैंने आपको बता दिया कि बुध शनि यदि यहां बैठे हो और यहां बैठे हो तो बहुत ज्यादा समस्या देखने को आती है। ये एग्जाम्पल कुंडली में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बुध और शनि जो है वो एक साथ बैठे हो, एक साथ बैठे हैं लग्न में, और उनकी दोनों की दृष्टि कहां पड़ती है, कुंडली के सप्तम भाव पे। और ये सप्तम भाव जो है वो हमारे दाम्पत्य स्थान है, हमारे गुप्तांगों का भाव सप्तम और अष्टम भाव माना गया है। और इस कुंडली में आप देखेंगे तो यहां से केतु की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पड़ती है, किस पे, तो बुध और शनि पे। बुध यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो पापक्रांत हो गए, क्योंकि बुध एक बालक ग्रह है और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के गुण धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि बालक को, बच्चे को कोई भी बहला फुसला के और अपने अनुरूप काम करा सकता है। तो बुध कैसे हैं, तो बालक ग्रह हैं। तो यहाँ आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बुध और शनि बैठे हैं और दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो जातक ये जिसकी कुंडली है उसके जीवन में ये समस्या है। वहीं मैं आपको बता दूं, बुध और शनि की दृष्टि जब शुक्र पर पड़े, तब बुध और शनि की दृष्टि, मान लीजिए कि आपके कुंडली में कि बुध और शुक्र यहाँ बैठे हुए लग्न में और शनि आपके कुंडली में, शुक्र आपके कुंडली में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पे हम शुक्र को मिटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, मिटा देता हूं। तो बुध और शुक्र शनि आपके लग्न बैठे हैं, सातवीं दृष्टि कहां पड़ी, तो कुंडली के सप्तम भाव पे, यानी कि शुक्र पे ये समस्या देने वाला है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो शुक्र ही है। तो भाव, भावेश और भाव का स्वामी तीनों जब पीड़ित हो जाए तो समस्या ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए जैसे कि इस कुंडली में इस सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे बनते हैं बुध और सप्तम भाव के कारक बनते हैं शुक्र, तो सप्तम भाव के कारक शुक्र वहां चले गए कुंडली के व्यय भाव में, 12वें भाव में। आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह 6, 8 और 12 में अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। हालांकि शुक्र के लिए बात यहाँ लागू नहीं है, फिर भी शनि और बुध की दृष्टि तो दो नपुंसक ग्रहों की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रह पे या किसी भी भाव पे यदि 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो उस भाव का वो सर्वनाश, सत्यानाश कर देते हैं। आप अपने कुंडली में देखिएगा कि जो जिस भी ग्रह पे या जिस भी भाव पे दो ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, जैसे ये नपुंसक ग्रह तो नपुंसकता देंगे, वहीं यदि यहाँ पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई होती, पापक ग्रह की दृष्टि होती, कैसे, तो मंगल, मान लीजिए राहु की पढ़ी रही है यहाँ पे, मतलब इस कुंडली में तो प्रॉब्लम आप साफ साफ देख सकते हैं कि राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की 7वीं दृष्टि, बुध की शनि, मतलब बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे कुंडली के सप्तम, और साथ ही मंगल की भी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि कहाँ कुंडली के सप्तम भाव पे। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा दुर्योग है, ये बहुत ही समस्या वाले कुंडली है, इसमें बहुत समस्या है। इनका एक जो विवाह है वो टूट चुका है,
और बड़ी समस्या का इनको सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जिस स्त्री की कुंडली के उसका पति के जो पति था उसका, वो नपुंसकता का शिकार था, जिसकी वजह से विवाह टूट गया है। तो आगे भी इस कुंडली में विवाह करने के पहले बड़े अच्छे से एक एक चीजों को मिला करके, कुंडली को मिला करके और उपाय करके करना चाहिए। उपाय बताऊंगा मैं आपको कि क्या है इसका उपाय। वहीं पे शनि शुक्र और एक साथ लगन में हो, राहु केतु की दृष्टि पड़े, तो देखिए बुध शनि एक साथ है, यहां मैंने लिखा है शनि और शुक्र, शनि शुक्र भी हो और पापा ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाए तब भी योग घटित होता है। बहुत ही बड़ा दुर्योग है, बहुत ही बेकार दुर्योग है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान शायद नहीं है, लेकिन कुछ ज्योतिषीय उपाय को करके आप कुछ हद तक इससे मुक्ति पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। आप ट्रीटमेंट तो लीजिए, डॉक्टर की सलाह तो आप लीजिए, डॉक्टर से उपचार तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कारक है तो आप शुक्र का रत्न, हीरा, ओपल या जरीकॉन, तीनों में से कोई एक पहन सकते हैं। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है ओपल रत्न पे, उसमें शुक्र ग्रह के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दी हुई है, तो वो वीडियो जाके आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप सप्तम भाव के स्वामी को मजबूत कीजिए। सप्तम भाव के स्वामी को मजबूत करना नितांत ही आवश्यक हो जाता है यहाँ पे, तो सप्तम भाव के स्वामी को भी मजबूत कीजिए। तो मैंने आपको बताया ये सारे योग जो है, ये सारे जो है कुंडली में नपुंसकता के कारक बनते हैं और जातक का वैवाहिक जीवन संपूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है और दाम्पत्य का सुख भोग नहीं पाता है। क्योंकि एक विवाह करने के बाद मुख्य जीवन का उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ति करना, और संतान ही न हो तो उस वैवाहिक जीवन का क्या अर्थ, वो तो व्यर्थ है। तो कृपा करके जब आप अपने बच्चों की कुंडली जब मिलाते हैं तो ये योग जरूर देखिए, अपने ज्योतिषी से कहिए या अपने पंडित से कहिए कि योग यदि समर्थ हैं तो इस योग को देखें, और देख करके और आप इसका समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत हद तक एक मानसिक रोग भी है, और दिमाग से व्यक्ति सोचता है जब इस बारे में तो ज्यादा ही समस्या आ जाती है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी यहाँ पे रोल है, लेकिन मुख्य तौर पे आप इतना ही याद रखिए जितना मैंने आपको बताया है, तो मेडिटेशन, ध्यान करना, योगा करना इसके लिए बहुत अच्छा रहता है, और साथ ही साथ जो है शुक्र को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए मैंने आपको बताया, समझिए यहाँ पे कि पुरुष की कुंडली में यदि योग है तो वो होगा, लेकिन ये एक स्त्री की कुंडली जिसके में ये योग है तो इसका पति है, तो यदि स्त्री की कुंडली में यदि ये योग है तो आपको वहां पे सावधान, कान खड़े कर लीजिए और विवाह करने से पहले इस कुंडली का अच्छे से मिलाइए और अच्छे से उस कुंडली का विवेचना करके तभी विवाह के लिए आगे बढ़िए, नहीं तो जीवन नरक समतुल्य हो जाता है। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी है, यकीन है आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट भी दे सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मेरी संदेह आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।